वो तो उनकी भी आवाज नहीं गई होगी उनका। जी अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी बस 1 मिनट में से हम करते हैं स्टार्ट क्लास। अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप में से अगर कोई लाहौर बेस्ड स्टूडेंट है तो आप फहीम बाजवा को कांटेक्ट कर सकते हैं इफ यू गाइस वांट टू अटेंड अ कॉमिक इवनिंग टुनाइट। तालिबन 6 से 8 बजे का कोई टाइम है और डिटेल्स आप उनसे ले सकते हैं अगर आप लाहौर बेस्ड हैं तो। ग्रुप के अंदर उनका नंबर है एंड आई थिंक सो कि आप लोगों के पास वैसे भी होगा। अच्छा नहीं, नॉट दिस, नॉट दिस। 5 मिनट्स में जल्दी से ना नाम अपना। गर्ल्स इवन इफ यू वांट टू, बिकॉज दूसरे बैचेस की भी गर्ल्स जा रही हैं और मैनेजमेंट की तरफ से भी कोई ना कोई होगा साथ में, तो नथिंग टू वरी। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स इट्स completely फ्री ऑफ चार्ज। पिक एंड ड्रॉप भी आपको दिया जाएगा। इफ यू लाहौर बेस्ड तो आपको कैंपस पे आना होगा, आपको यहीं से पिक करके इवेंट पे लेके जाएंगे और इवेंट से फ्री होकर आप कैंपस ही ड्रॉप करेंगे। एंड देयर आर नो चार्जेस व्हाटसोएवर। अच्छा मैं आप लोगों के साथ अभी सैंपल पेपर जरा लाइव सैंपल पेपर जो है वो आप लोगों के साथ मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि कुछ इस तरह का आपका बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपने अपना लॉगिन पासवर्ड डालना होगा जो आप लोगों को वहां प्रोवाइड किया था। मैं तो वो डाल रही हूँ जो आईकैप की तरफ से सैंपल पेपर के लिए दिया गया है। PwC if I'm not wrong था। ख्याल है यही था। तो उसके बाद इस तरह लोडिंग वगैरह होगी और आपका पेपर ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखो, मैं हटाऊं तो राइट साइड पे आपकी क्लॉक चल रही है, नजर आ रहा है? इधर आपकी जो है ना लाइव क्लॉक चल रही है। वो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो स्क्रीनशॉट था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके गुड। मैं कहा कल थोड़ा सा पेपर के हवाले से कंफ्यूजन हो रही थी कि कहाँ हमने क्या चीज लिखनी थी और थॉट कि ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा अब इधर अगर आप देख रहे हो ये आईकैप की तरफ से का इंटरफेस आप लोगों का पेपर का होगा और यहाँ आप लोग जो हो एक क्विक ओवरव्यू ले सकते हो कि कहाँ मैंने कौन से क्वेश्चन के ऊपर जाना है। आप जंप भी कर सकते हो, नॉट नेसेसरी कि 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस में आप करोगे। एक ये चीज होगी। और दूसरा ये कि अगर आपने सीक्वेंस में जाना है तो फिर आप यहाँ कर सकते हो, इसको दबाते जाओगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इधर पेज नंबर 1 के ऊपर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड। सिनोनिम्स एंटोनिम्स और मीनिंग ऑफ द वर्ड ये सेम ही चीज होती है। सिनोनिम का नाम दे दो या मीनिंग ऑफ द वर्ड का आप नाम दे दो, मतलब वही होता है कि आपने जो है वो इस वर्ड की मीनिंग बतानी है। अब अगर हम नंबर 2 के ऊपर मूव ऑन करते हैं, इसको किसी को भी क्लिक कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ना कि ये अगर तो ये वाला सर्कल वाले आते हैं तो हम एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हमने ऑकवर्ड सेलेक्ट किया है, हमें बाद में लग रहा है पीसफुल है, तो पीसफुल को करेंगे तो पीसफुल हाईलाइट हो जाएगा और ऑकवर्ड जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जहां आपका सर्कल वाला चीज आएगी उधर हम एक ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। जहां वो आपको दो के लिए ऑप्शन को कहेंगे कि दो ऑप्ट करो तो वो एक
बॉक्स होगा उस पे जब क्लिक करेंगे तो टिक सा एक जो है ना वो मार्क बन जाता है। और आप अपने काम को चेक भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 पे दोबारा भी आ सकते हो कि ओके बाद में याद आया कि ये वाला आंसर मेरा ठीक नहीं था, शायद दूसरा आंसर हो सकता है, तो यू कैन लाइक एडिट योर क्वेश्चंस व्हेनेवर यू वांट टू। इस तरह आप मूव ऑन करो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये अभी हम सीक्वेंस में ही जा रहे हैं, तो 10 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज के आएंगे। गर्ल्स, ये आप लोग भी देखते जाओ। अगेन इस पे भी एक ही की ऑप्शन है कि आप क्लिक कर सकते हो। एंड अभी 10 तक हम ऐसे ही चलते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन अस, ये इडियम है, यहाँ लिखा हुआ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम, ये आपको पता होना चाहिए कि इस इडियम का मतलब क्या है। इडियम्स भी वो बुक से दे सकते हैं और बाहर से भी दे सकते हैं। अच्छा, ये जो लोडिंग टाइम होता है ना, लिखा आ रहा था, तो वो आपके इन 2 घंटों में से माइनस नहीं होता। अब वो चाहे 1 सेकेंड हो, चाहे कभी 4 सेकेंड लग जाए लोड होने में, पेपर को पेज को 4 सेकेंड लग जाए, तो वो जितना भी टाइम लोडिंग का है वो आपके इस 2 घंटे से माइनस नहीं होगा। क्योंकि वो नेट का वो होता है ना कि कभी जल्दी भी आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो, अगर नेट फास्ट है, किसी वजह से जरा सा नेट स्लो हो गया तो 4 5 6 7 सेकेंड्स भी आपको नेक्स्ट पेज पे जाते हुए लग सकते हैं, तो वो आपका टाइम आपके इस 2 घंटों में से माइनस नहीं होगा। जी 1 सेकेंड, क्वेश्चन है ये, कैन आई डू इट रेंडमली? डू व्हाट रेंडमली? डू तो नहीं होगा ना, गो होगा। जी जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोग अपना आई कैप पे अभी तक वेबसाइट पे जाकर आप लोगों ने कोशिश की इसको डाउनलोड करने की? किसी भी बच्चे ने अभी नहीं की? मुझे थोड़ा सा स्पून फीड करना पड़ेगा, फिर मैं आप लोगों के साथ वो लिंक और वो वीडियो शेयर करती हूँ कि किस तरह आप लोगों ने जाकर उसको वो करना है, तो वो प्लीज कर लेना। ताकि फिर जैसे बच्चे, अभी एक मैसेज आया कि मैं इसको रेंडमली कर सकती हूँ, तो अगर आप लोग करना चाह रहे हो तो इधर भी टेस्ट को कर सकते हो। अब जल्दी जल्दी हम पेज बल्कि 10 पे ही चले जाते हैं। बारबेरियन, सेलेक्ट द मोस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड, कि आपने ये फ्रेज एक है कि आपने इसका मतलब बताना है, बारबेरियन का मतलब क्या है बेसिकली। सिनोनिम आ गया यहाँ के, आपने सिनोनिम बताना है कि इस वर्ड का अजाइल का सिनोनिम क्या होगा। बॉयज एंड गर्ल्स नाम हो गए, तो नहीं अभी उन्होंने ज्वाइन किया उनको भी बता दें। सिनोनिम हो गया अपीलिंग का, कभी कभी इजी भी आ जाते हैं। ट्राइवियल का एंटोनिम, अब ये मान दो पिछले आए हैं सिनोनिम, ऐसा ही है ना। अब एकदम उन्होंने एंटोनिम दे दिया है, तो माइंड को अपने शार्प रखना है, आंखें खुली रखनी है कि ये ना हो कि दो सिनोनिम करते रहे हैं और क्वेश्चन भी हमने जल्दी से पढ़ा और हमें लगा कि ये भी सिनोनिम है, तो हमने सिनोनिम में कोई आंसर दे दिया। क्योंकि वो ट्रिक करने के लिए इसका सिनोनिम भी यहाँ डाल सकते हैं किसी वर्ड का, तो हमने हर क्वेश्चन को जो है ना वो इक्वल रिस्पेक्ट देनी है कि हमने पढ़ना है। वो कोई सीक्वेंस में जा रहा कि जी 2 दफा इडियम आए थे, 3 दफा आए थे, तो चौथा क्वेश्चन भी मेरा इडियम का हो सकता है। एंड में जाके हो सकता है लिखा हो कि जी इस फ्रेज का मतलब बताएं, वो इडियम, आप अपने इडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी मीनिंग ढूंढ रहे हो, तो वो 2 3 उन्होंने सिनोनिम देते देते एकदम उन्होंने बीच में एंटोनिम दे दिया। तो प्लीज क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इधर दूसरा भी उन्होंने एंटोनिम दिया है। अभी देख रहे हो ज्यादातर एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम्स और वर्ड मीनिंग आए हैं, ये 4 चीजें आती हैं। जो टेस्ट नंबर 2 है उसमें भी उनका कुछ इसी तरीके का है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आ रहे हैं, तो ये पेज आपका खुलेगा बिफोर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। इसको एक दफा पढ़ लें। तो वो बता रहे 10 क्वेश्चंस आप कर चुके हो, अब आपके 11 से 14 जो है वो क्वेश्चंस रह गए। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, बोथ पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 मैंडेटरी, कोई छोड़ नहीं सकते हो आप। हम तो इंटरमीडिएट में भी ऐसे करते हैं ना, ए करना तो बी भी करना है, बी करना तो सी भी करना है, वो समथिंग लाइक दैट है कि क्वेश्चन नंबर ए का इसका ए पार्ट कर लें और बी पार्ट ना करें। ए पार्ट और बी पार्ट क्या है, वो आपका कॉम्प्रिहेंशन के एमसीक्यूज ए पार्ट, और बी पार्ट है प्रेसी राइटिंग। तो हमने क्योंकि नहीं आ रही समझ, नहीं लिखना करना, उसके कौन से मार्क्स कटेंगे एंड ऑल दैट, तो कर लें, तो ऐसा नहीं है, आपने ए और बी दोनों करने हैं। अटेम्प्ट ओनली वन क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन 12
एंड क्वेश्चन 13 ये आपका वो ऐसे वाला है। क्वेश्चन 12 के अंदर वो देंगे आपको कॉज एंड इफेक्ट, और क्वेश्चन 13 में आपको देंगे आर्गुमेंटेटिव राइटिंग। तो इन दोनों में से उन्होंने वाज़ेह तौर पे यहाँ लिख दिया कि कोई एक अटेम्प्ट करना है, दो नहीं करने। क्लिक नेक्स्ट बटन और बैक बटन टू नेविगेट बिटवीन क्वेश्चंस। अगर आगे वाले क्वेश्चन पे जाना है तो ये वाला आगे वाला बटन दबा दोगे, और अगर कहीं पीछे वाले क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर और 1 पे जाना है, तो आप नेविगेट कर सकते हो इस पेज को के पेपर को कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1, जैसे हम नॉर्मल में पेज पर लटते हैं तो आप समझो कि आप अपने डिफरेंट पेजेस के ऊपर जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप क्वेश्चन 4 पे पहुंच गए हो तो अब 1 पे नहीं जा सकते या 2 पे नहीं जा सकते, आप बाय ऑल मींस पीछे जा सकते हो। और दो तरीके मैंने आपको बताए थे, एक तो ये है कि 1 बाय 1 करके जाओ, और एक ये है कि जल्दी से इसको ओपन किया और अब मैंने फौरन ही 5 के 4 के ऊपर जाना, तो हम डायरेक्टली चले जाएंगे रादर देन एक एक पेज करके करो। इससे आपका एक एक पेज होगा 1 बाय 1, इससे आप डायरेक्टली किसी पेज पे जा सकते हो। इधर तक क्लियर? गुड। अभी देखो हमारी घड़ी चलती जा रही है, इसके ऊपर भी ध्यान रखना है। अच्छा, उई, लगा पता है आधा लगा हुआ है। जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट, इसी चीज का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर। अब जैसे यहाँ आपका स्क्रॉल बार है, इसको आप नीचे करते जाओगे, इसी पेज पे आपके 10 क्वेश्चंस हैं, पैसेज वही है, और नीचे आपके 10 क्वेश्चंस हैं। अभी मैं आपको 1 बाय 1 थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इधर आप देखो कि उन्होंने कहा है 2 ऑप्शंस हैं, तो हम फॉर एग्जांपल एक ये इन दो को हाईलाइट कर सकते हैं। अब अगर हम 3 को करना चाहें तो तीसरा नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इसको अन वो करके फिर इसको कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है ए और सी है, मैंने गलती से बी दबा दिया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वो अंडू हो सकता है काम। ये जो माउस है ना फॉर एग्जांपल, तो आपसे गलती से दब गया तो इसको पहले अंडू करो, ठीक है, और फिर डी ऑप्शन लग रहा है तो इसको क्लिक कर दो। एक साथ 3 को नहीं आप कर सकते, क्योंकि उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सा वाला जो है ना वो करना है, अनाइलेट करना है। ओके नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बॉक्सेस नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ हमने कोई एक ही ऑप्शन जो है वो ऑप्ट करनी है। अब चाहे ये कर लें, चाहे सी कर लें, चाहे बी करके आपके डिफरेंट होते रहेंगे, जैसे एमसीक्यू में पीछे भी हुए थे। द पैसेज हाईलाइट द प्रिंसिपल टारगेट, ये भी अगेन एक एमसीक्यू को आप कर सकते हो हाईलाइट। ट्रू एंड फॉल्स में भी आपको आते हैं, यस और नो में भी आ सकते हैं। यस और नो और ट्रू और फॉल्स एक ही चीज होती है कि ये चीज है या नहीं है, या ये है या ये चीज गलत है। तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव में आपको वो दे सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं। मल्टीपल टाइप्स उन्होंने दिए हुए हैं एमसीक्यूज ही, लेकिन थोड़ा सा जरा क्वेश्चन टाइप को उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। और ये आपका 10th क्वेश्चन क्लियर, इधर तक क्लियर है? गुड है। अब नाउ मूविंग ऑन टू द बी पार्ट ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको भी बेटा क्लियर है? व्हेन आई आस्क एनी क्वेश्चन दैट इज फॉर यू आल्सो, लेकिन मैं फिर भी बीच बीच में ऑनलाइन स्टूडेंट करके कर भी देती हूँ ताकि उनको ये ना लगे कि मिस हमें भूल गई है, बट ऑब्वियसली द क्लास इज लाइव, so it's for you as well as the physical students। सेम पैसेज है बेटा जो पीछे था, जिसका भी हमने एमसीक्यूज किए। अब ये पैसेज पढ़ के हमें क्या क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग about 95 to 100 words, also suggest a suitable title। ये 10 मार्क्स का है, पीछे वाला आपका 20 मार्क्स का था, तो ये ए और बी मिला के आपके 30 मार्क्स होंगे। पैसेज वही है, तो कोई नया पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपका क्लिकेबल होगा। अब जैसे मैं यहाँ रख रही हूँ ना, तो ये देखो ये हो रहा है, ठीक है ना, तो ये इस तरह क्लिक, आगे राइट हैंड साइड में वर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, 100 लिमिट है और वो वर्ड्स बढ़ रहे हैं, राइट। तो इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि मेरे कितने वर्ड हो गए।
अच्छा, अब इधर जो चीजें दी है ना, डोंट वेस्ट योर टाइम इन दीज। ओके, मैं इसका जो ना वो चेंज कर लेता हूँ, फॉन्ट कर लेती हूँ, मैं उसको बोल्ड कर लेती हूँ। डोंट वेस्ट योर टाइम इधर। जो है सो है। उनका अगर आप उसको बोल्ड कर देते हो, कोई फैंसी फॉन्ट कर देते हो, या बड़ा साइज कर देते हो, तो उसके कोई मार्क्स ही नहीं मिलने। ठीक है, तो इसके साथ आपने नहीं करना, अनलेस कि मेरी तरह का कोई आई साइट का इशू नजर ही ना आ रहा हो, जो डिफॉल्ट उन्होंने दिया हुआ है, तो फिर तो बड़ा कर लो। ठीक है, लेकिन अदरवाइज प्ले नहीं करना इन चीजों से। ये समझो कि इस वक्त ये काइंड ऑफ टॉयज हैं आपके लिए, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपने स्ट्रेट अवे कर्सर को इधर प्रेस करना है, और पैसेज पढ़ने के बाद अपनी प्रेसी राइटिंग स्टार्ट कर देनी है। सॉरी, वर्ड, ये प्रेसी राइटिंग कैसे करेंगे वो हम जब पहुंचेंगे ना तो फिर करेंगे। अभी टू मच इन्फॉर्मेशन हो जाएगी ना, फिर कंफ्यूज हो जाएगा। प्रेसी राइटिंग इटसेल्फ इज अ टॉपिक जो कि डिस्कस होगा, और आइडिया लगाएंगे कि क्या क्या चीजें हमने करनी है और क्या क्या चीजें डूज एंड डोंट्स उसके। ये वाला जो पेज है ना, ये थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि अभी देख रहे हो आधा चीज नजर आ रही है और आधी चीज नजर नहीं आ रही है। सो अब आपने क्या करना है, आई थिंक सो कि ये भी रिमूव हो सकता है, हाँ। अच्छा, ये भी जो चीज है, यहाँ मेरा कर्सर आप लोग देख रहे हो, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो। आपने अपना टॉपिक पढ़ना है, तो इस वाली स्लाइड को, या जो विंडो है उसको राइट हैंड साइड पे ले जाओ, और आप अपना ये टॉपिक पढ़ लो। कल वो आप बात कर रहे थे ना इसकी। अब ये हमारे पास इन्होंने फिश बोन डायग्राम बना के दिया हुआ है, लेकिन ये हमारे लिए ऐसा किसी काम का नहीं है। ये सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों को कि आपको कॉज एंड इफेक्ट का दिया है, और जब कॉज एंड इफेक्ट की बात करनी होती है तो कुछ इस तरह का डायग्राम जो हमने पढ़ा हुआ भी है वो यूज किया जाता है। ये क्लिकेबल, इधर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको देखो क्लिक कर रही हूँ, तो इधर कुछ भी नहीं हो रहा। ये सिर्फ हमें ऐसे ही उन्होंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ, आई डोंट नो, मैं बता भी नहीं सकती कि उन्होंने क्यों डाला है, बट उन्होंने डाल दिया है। चलो, मगर अगर ये फॉर एग्जांपल ये ना भी डाला होता, तो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में वाजे तौर पर बता दिया है कि आपने इस टॉपिक के साथ करना क्या है। पहला हमारा टॉपिक है, उन्होंने यहाँ भी दोबारा हमको हमें याद दिला दिया है कि आंसर आइदर क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13। कि बच्चे अगर यहाँ आते आते भूल गए हैं, तो उनको दोबारा याद करा दिया कि ये क्वेश्चन नंबर 12 है, एक ऐसे का, नेक्स्ट के ऊपर क्वेश्चन 13 होगा अफिनिटी का, दोनों में से कोई एक कर दें। दोनों टॉपिक्स पढ़ लो, जो करने हैं वो कर लो, या घर से सोच के आए हुए हो कि मैंने कॉज एंड इफेक्ट, मैंने आर्गुमेंटेटिव करना है, तो उसके ऊपर मूव ऑन कर जाओ। अच्छा, अब टॉपिक क्या है जरा पढ़िएगा, अगर विजिबल है। ओके, टेलीविजन प्रोग्राम वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ वायलेंस इन सोसाइटी। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है कि ये कॉज एंड इफेक्ट का भी हो सकता है, और ये आर्गुमेंटेटिव का भी वैसे बन सकता है, लेकिन उन्होंने नीचे इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हैं ए और बी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप समझो कि अभी हमारा ना रूखा सूखा टॉपिक है। अब इसको हमने लड़कियों को समझ में आएगा कि अब अभी हमने ना इसको थोड़ा सा फैंसी बनाना है और तड़का छड़का लगाना है, तो अभी हमने समझ ही नहीं आ रहा कि इसके साथ हमने करें क्या। ठीक है, ये रॉ काइंड ऑफ अ मटेरियल है। इंस्ट्रक्शंस अब उन्होंने दिए हैं यहाँ कि कंस्ट्रक्ट कॉजेज एंड इफेक्ट्स फॉर द गिवन प्रॉब्लम यूजिंग फिशबोन डायग्राम। गिवन प्रॉब्लम का मतलब है कि गिवन टॉपिक। ठीक है, प्रॉब्लम मतलब जो सिचुएशन जिसमें अभी हम हैं, उसके ऊपर आपने कॉजेज और इफेक्ट की पीस ऑफ राइटिंग करनी है। बच्चे कई दफा कंफ्यूज, गिवन प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम ही ढूंढते रहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है कि वो ये समझ रहे हैं कि अब तक जब तक पेपर देने आओगे तो थोड़ी सी जो है ना समझ या लेवल, या इंग्लिश लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा बेहतर हो गया हुआ होगा। तो वो लिटरली स्पून फीडिंग करके एक एक चीज, ऑल्दो उन्होंने इंस्ट्रक्शन में फिर भी बता दिया है, फिशबोन देने के बाद भी बता दिया है कि आपने करना क्या है। तो कंस्ट्रक्ट कॉजेज एंड इफेक्ट फॉर द गिवन, यानी कि टॉपिक, यूजिंग फिशबोन डायग्राम, राइट प्रॉब्लम एंड ईच ऑफ द कॉजेज एंड इफेक्ट इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड। ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो आपकी 10 मार्क्स की है। वो कह रहे हैं कि इस टॉपिक के ऊपर आपने कॉजेज और इफेक्ट ना, ठीक है, अभी कॉजेज एंड इफेक्ट्स बनाने हैं, जो हमने प्रॉब्लम दिया हुआ है, और आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देना है, वो भी मैं बताती हूँ क्या होता है, और साथ में कॉजेज एंड इफेक्ट को आपने पॉइंट्स में लिखना है, जो कि राइट हैंड साइड पे हमने आपको दिए हुए हैं। इसको आप अपनी सहूलत के लिए मैक्सिमम बड़ा कर सकते हो। ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो क्या होता है वो हम जब आएंगे तो फिर उसके ऊपर बात करेंगे।
इन शॉर्ट में बता दूं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब जो हमें टॉपिक दिया हुआ है उसको हमने अपने ओन होता है। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हो कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो नहीं, सॉरी ये नहीं, अब यहाँ फिर कंफ्यूजन है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक पेज नहीं है। राइट हैंड साइड के ऊपर देख रहे हो, उसका स्क्रॉल बार अलग है। ये हमने इस तरह उसको स्क्रॉल डाउन नीचे करना है। इसको भी हम अपने लिए थोड़ा सा, इस वजह से मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि करो ताकि ये नेविगेशन आए। उस वक्त ना हो कि अब मैंने इसको अब ये गड़बड़ होगी, मुझे माउस से मैंने इधर कैसे करूं तो लेफ्ट कैसे करूं, मुझे अब अपना टॉपिक देखना था, मैंने तो उसको बड़ा कर लिया इस सामने को ऐसे लिखने के लिए, अब मेरा टॉपिक आ रहा। तो उसमें तो ऑलरेडी एज अ स्टूडेंट एंजाइटी होगी ही। तो इन चीजों को लेकर तो एंजाइटी ना हो कि आप फर्स्ट टाइमर ना हो कि अब जब आप अपना एक्चुअल पेपर करने लगे हो तो आप अपने पेपर का इंटरफेस देख रहे हो। उन्होंने, वरना तो वो सिर्फ टीचर्स को दे देते, कह रहे थे कि जी समझा देना बच्चों को, बस इस तरह का करना है। उन्होंने स्टूडेंट्स को दे दिया ये पेपर ऑनलाइन अपना वेबसाइट के ऊपर, ताकि स्टूडेंट्स यूज टू हो अपने पेपर से, ताकि वहां जाके ये गड़बड़ ना हो उनको। अब वो उन्होंने आपकी सहूलत के लिए इसको बड़ा कर दिया है, ये आप समझ। दोबारा ऊपर जाती हूँ। यहाँ हम लिखेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि जो भी कॉज एंड इफेक्ट का टॉपिक हमें दिया गया है उसको हमने अपने ओन वर्ड्स में यहाँ लिखना है। वो कैसे लिखेंगे वो जब हम तैयारी करेंगे तो हम उस वक्त देखेंगे। फिर हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। हमारी इंस्ट्रक्शन 1 में था कि जी हमने कॉजेस बनाने और इफेक्ट्स बनाने हैं, और ये वाला पार्ट जो अभी मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ 10 मार्क्स का है। अभी हम ऐसे लिखने नहीं बैठे, अभी हम सिर्फ आइडियाज बना रहे जो कल हमने बनाए थे ना पॉइंट्स में 3-4, वो आइडियाज बना रहे हैं। अब हम यहाँ कॉज नंबर 1 लिखेंगे कि क्या कॉज हो सकता है कि टेलीविजन प्रोग्राम्स जो हैं वो सोसाइटी के अंदर वायलेंस क्रिएट करने में काम दे रहे हैं, काम आ रहे हैं। तो आपके नजरिए में क्या कॉज हो सकता है। फिर आप स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे तो कॉज 2 आपने यहाँ मेंशन करना है कि क्या आपके नजर में दूसरा कॉज है जो कि वायलेंस क्रिएट कर रहा है या कर सकता है सोसाइटी के अंदर। फिर आप इसी तरह यहाँ अपना तीसरा कॉज लिखोगे। और जैसे मैंने कल कहा था कि मिनिमम वर्ड्स में कॉजेज लिखते हैं या फैक्ट्स लिखते हैं, पॉइंटर्स हम मिनिमम वर्ड्स में बनाते हैं। यहाँ पूरे सेंटेंसेस नहीं बनाने, दिस इज वन ऑफ द रीजन, फलाना इज वन ऑफ द रीजन फॉर द वायलेंस, पूरा सेंटेंस नहीं, सिर्फ 1, 2 या 3 या मैक्सिमम 4 वर्ड्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पॉइंट्स बना रहे हैं हम। जब भी हम लिस्ट बना रहे होते हैं तो हम 2-3 वर्ड्स ही लिख रहे होते हैं, पूरे जुमले नहीं ना लिखते कि आज मैंने खाने में ये बनाना है, उसमें मैं ये मसाला डालूंगी या ना, बस दाल चावल बनाने, बस ठीक है, अपनी यादें आनी डाउन करके लिख लिया। मेरी तरह अगर कोई भुलक्कड़ बंदा है तो याद ही ना रहे कि क्या बनाना है। बट आई एम नॉट गोइंग टू राइट द इंग्रेडिएंट्स व्हाट आई एम गोइंग टू पुट इन, वो ना, इवन तो अगर मैं पहली दफा बना रही हूँ तो मेरे पास कहीं रेसिपी पड़ी हुई होगी, उसको देख के बना लूंगी। अपने पॉइंटर में थोड़ी लिखूंगी कि मैंने ये चीजें डालनी है, वो तो ऑलरेडी मेरे पास है। सो अब 3 कॉजेस लिखने के बाद उन्हीं तीनों के इफेक्ट्स लिख रहे हैं। कॉज 1 और इफेक्ट 1 आपस में मैच करना चाहिए कि ये रीजन है, ये वजह है, उसका असर ये निकलता है, ये वजह है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं देर से सो के उठता हूँ तो खुदा ना खास्ता हमारी सेहत खराब हो सकती है, या मैं देर से सो के उठती हूँ तो मैं क्लास के लिए लेट हो सकती हूँ, मैं देर से सो के उठती हूँ तो मेरी गाड़ी खराब हो जाती है। डजंट मेक सेंस। मेरे होने का कोई और रीजन हो सकता है ना, मेरे देर से उठने का गाड़ी खराब कैसे हो सकती है। तो अगर मैंने थर्ड इफेक्ट में गाड़ी खराब लिखी है और पहला कॉज मैंने लिखा है कि देर से उठती हूँ मैं, तो वो मैच नहीं ना करेगी। आपका कॉज और आपका इफेक्ट मैच करना चाहिए, आपका मसला, रीजन यानी कि, और आपका उसका असर मैच करना चाहिए कि ये हुआ था तो ये हुआ था, बारिश हुई थी, खड़ा हुआ था। आई एम सॉरी, मुझे वो, आप लोग भी रिलेट कर रहे होगे कि वो चीज याद आ गई थी, तो इस वजह से एकदम आई स्माइल। तो वो कोई रीजन होगी ना उसकी होने की। नहीं, इफेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं और होंगे, और डिफरेंट होने चाहिए। हाँ, मगर 3 मुख्तलिफ कॉज लिख रहे हैं ना, तो उनके 3 मुख्तलिफ इफेक्ट बनेंगे। देखो आउटकम तो निकलेगा सेम इन अ वे, अगर ब्रॉडर उसके अंदर लिखो, लेकिन इफेक्ट्स फिर भी आपके डिफरेंट निकलते हैं। वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर आप देखोगे कि निकलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये हम अफेक्ट सेकंड लिखा, अफेक्ट थर्ड लिखा, उसके बाद अब हमारा ये स्क्रॉल डाउन नहीं, क्योंकि ये विंडो खत्म है। उन्होंने कहा आपको 3 कॉजेज और 3 इफेक्ट कहे थे, आपने बना दिए, बस अब ये विंडो आपकी नीचे नहीं जाएगी, दैट इज डन। अब आपने क्या करना है,
अच्छा जी, एक सेकेंड। ए काम आपका ये था, अभी बी पे हम आते ना, भाई अपना ए काम पड़ा था। ए इंस्ट्रक्शन आपकी ये थी कि आपने इस वाले बॉक्सेस के अंदर जो है वो अपने आइडियाज क्रिएट करने हैं, जो कि हम आपको 10 मार्क्स देंगे। इधर के साथ क्लियर है, पिक्चर समझ में आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों से भी वही सवाल है कि एक वाला इंस्ट्रक्शन ये थी कि बेटा राइट हैंड साइड पे बॉक्सेस दिए हमें, उसमें जाओ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखो, 3 कॉजेज लिखो और 3 इफेक्ट लिखो, बस ये हम आपको इसके 10 मार्क्स देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट क्या है? बी इंस्ट्रक्शन क्या है आपकी? इन आइडेंटिफाइंग टेलीविजन as major cause of violence in society, discuss your arguments। 150 words लिखने। ये जो आखिरी, जो फर्स्ट सेंटेंस का आखिरी हिस्सा है ना, बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं कि जी ऊपर कहा है और टीचर ने भी कहा है कि कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे लिखना है, नीचे कह रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स लिखो, क्योंकि आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग तो प्रोटीन के ऊपर है। तो इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। वो आपसे मांग कॉज एंड इफेक्ट ही रहे हैं, मगर वो ये कह रहे हैं कि आपके नजदीक क्या आप समझते हो कि व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या कहना है इसके ऊपर, वो ये चीज मांग रहे हैं। अपने आर्ग्यूमेंट्स को जो है वो बयान करना है कि अकॉर्डिंग टू यू के क्या कॉजेज हो सकते हैं। दे आर आस्किंग फॉर दैट। 150 वर्ड्स आपने यहाँ लिखने हैं और ये आपका 20 मार्क्स का सेक्शन होगा। तो अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट पर आ जाते हैं कि हमें जो जगह दी हुई उन्होंने वो ये रही। इसको अब हम अपनी सहूलत के लिए, क्योंकि हम कॉज एंड इफेक्ट लिख चुके हैं, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो मेन काम हमने करना है ऐसे लिखना, उसको हम यहाँ लिखना शुरू कर देंगे। अब क्या होगा कि रेंडमली हम नहीं लिखेंगे, इसको हम माइंड में रखेंगे 50-50 के करीब। हमें अपना कॉज और इफेक्ट जो हमने लिखे हैं उसी सीक्वेंस में यहाँ लिखने हैं। कल परसों तरसों से हम लोग अरेंजमेंट अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन और सीक्वेंस की बात करे चले जा रहे हैं ना, वो इधर काम, वो मैं लिखते लिखते इधर टाइप करते करते कहीं का कहीं चला गया हूँ। ए जो हमने कल बात की थी कि कोई चीज मैंने इरेलीवेंट तो नहीं लिख दी जो मुझे निकालनी चाहिए, वो तो रीचेक में करोगे। तो बार बार आपने अपने कॉजेज और इफेक्ट को माइंड में रखना है, जो आपने ऊपर बनाए हैं उनके ऊपर ही तो ऐसे लिखना है कि कॉजेज और इफेक्ट्स आपने कुछ बनाए, और ऐसे आपने थोड़ा बहुत ही अपने उन कॉजेज और इफेक्ट्स पे लिखा है, और बाकी जो पैराग्राफ कहीं आप पहुंच गए हो, या आपने बिल्कुल अपने कॉजेज और इफेक्ट्स पे ही लिखा है पूरा अपना 150 वर्ड्स, लेकिन कॉजेज और इफेक्ट्स ऊपर नीचे हो गए। ये बहुत दफा हुआ है फिजिकली प्रैक्टिस के दौरान भी बच्चों के साथ। एक दो मैं एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी जिसमें आप खुद आइडेंटिफाई करना कि हाँ ये कॉजेज और इफेक्ट पैराग्राफ्स में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लिखते हो जाती है गड़बड़। उसे बच्चे ने बनाया था अपने कॉजेज और इफेक्ट्स के पॉइंटर्स, और उसी बच्चे ने नीचे ऐसे लिखा था, अपना ही काम, ये नहीं किसी और का। तो लेकिन लिखते लिखते माइंड इधर से उधर हो जाता है, तो वो याद नहीं रहता कि कॉज 1 के साथ मैंने इफेक्ट 1 ही लिखना था या उल्टा तो नहीं हो गया। तो उसने कॉज 1 के साथ इफेक्ट 3 लिखा, कॉज 2 के साथ इफेक्ट 1 लिख दिया, तो वो ऊपर नीचे हो गया। तो ऐसे में मार्क्स नहीं मिलेंगे ये पूरे। वो कहेंगे कि आपने यस लिखा तो है ऊपर वाले कॉजेज एंड इफेक्ट्स के ऊपर, लेकिन आपने ऊपर नीचे लिखा है। 150 वर्ड्स बच्चे लिख के आ जाते हैं तो कहते हैं मिस हमने 150 वर्ड्स लिख दिए। तो मैं कहता डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। 150 वर्ड्स एक क्राइटेरिया है। याद है मैंने फर्स्ट डे आप लोगों के साथ क्राइटेरिया शेयर किया था, इसीलिए किया था कि आपको आइडिया हो कि लैंग्वेज चॉइस है, वर्ड लिमिट है, आप ऑर्गेनाइज हैं सही तरीके से नहीं है, मल्टीपल स्टेप्स के ऊपर वो आपको असेस कर रहे हैं। नॉट दैट कि ओके मैंने कॉजेज बना लिए, इफेक्ट्स बना लिए, 150 वर्ड बना लिए, तो मुझे 30 मार्क्स में 30 में से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना आपको मिल सकता था, जस्ट बिकॉज कि हम फोकसली उस ऐसे को नहीं बना रहे थे, या क्लास में अगर प्रैक्टिस कर रहे थे तो फोकस नहीं कर रहे थे। तो ये चीज माइंड में रखना प्लीज। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि 150 वर्ड्स लिख लिए तो गुड गुड हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर जाते हैं, बेशक इसको हम आगे पीछे ना भी करें, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 13 है, अगर हमने अफिनिटी डायग्राम करना है तो फिर हम 13 पे जाएंगे, वरना 13 को स्किप करके 14 पे चले जाएंगे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इधर तक क्लियर है? पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको ये कच्चा पक्का वाला आवाज थी वैसे। फीडबैक जो है ना कि जोरदार का हो ना तो फिर समझ में आता है हाँ पक्का, मुझे शक वाला पक्का था ये। ऑनलाइन स्टूडेंट से भी पूछ लें जी क्लियर है? यस मैम, ओके। क्योंकि हाँ ये डिफॉल्ट होते हैं। अब जैसे मैंने तो कुछ भी चेंज नहीं किया ना, ये देखो यहाँ लिख रही हूँ तो वो ऑटोमेटिकली है, और अगर मैं कैप्स हटा भी दूँ
तो ये वाला फॉन्ट है। मतलब मेरे लिए तो विजिबली ठीक है, इतनी मेरी आईसाइट वीक होने के बावजूद, तो यू डोंट नीड टू चेंज द फॉन्ट एज सच। अच्छा जी, फिलहाल हम इसको साइड पे करते हैं, अपना पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं। टॉपिक क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। इन्होंने 2 सैंपल पेपर्स आपको दिए हुए विद अ लिटिल बिट चेंज। आपके एसेज वही होंगे उसके अंदर, दूसरे वाले टॉपिक में भी आपका मेरे ख्याल से लेटर जो है ना 14th नंबर क्वेश्चन, वो शायद डिफरेंट है जी। क्वेश्चन आइदर क्वेश्चन 12 और 13 दोबारा याद दिला दिया कि कहीं आप एक ऐसे करके दोबारा ये वाला ऐसे ना करना शुरू कर दो। अच्छा जी, व्हाट इज द टॉपिक, पढ़िएगा जरा। वो आपसे पूछे इज इट रियली एन अनफेयर वे टू एनालाइज स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आर्ग्यूमेंट और दिस टॉपिक, कि आप यस कर रहे हो, फेवर में हो कि हाँ बच्चों को जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम जी ए ग्रेड में पास कर दो, बी ग्रेड में पास कर, हाँ नहीं ग्रेड करना चाहिए, ओवरऑल बच्चे की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए और उसके बाद उसको असेस करना चाहिए। तो आर यू इन फेवर कि हाँ ऐसी ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होनी चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, या आप अगेंस्ट हो कि नहीं ही होनी चाहिए, वरना तो बच्चा जो लायक है वो इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे। तो व्हाट डू यू बेसिकली थिंक अबाउट दिस टॉपिक? आर यू गोइंग टू राइट इन फेवर ऑफ दिस टॉपिक और यू गोइंग राइट अगेंस्ट दिस टॉपिक? इसके भी 2 इंस्ट्रक्शंस हैं, पढ़िएगा जरा, ए और बी। फॉर और अगेंस्ट मतलब फेवर और अगेंस्ट। सेपरेट स्पेसेस प्रोवाइडेड, यानी कि इधर भी राइट हैंड साइड पे उन्होंने हमें स्पेसेस दी हुई है। तो क्वेश्चन इसका ए पार्ट यह है कि आपने अपने आइडिया करने हैं, मेन आइडियाज डेवलप करने हैं और सेकेंडरी आइडियाज भी डेवलप करने हैं। अभी हम राइट साइड पे बॉक्सेस देखते हैं, इसमें बॉक्सेस ज्यादा होते हैं, इस वाले क्वेश्चन में 9-10 बॉक्सेस होते हैं, उसमें आपके 7 बॉक्सेस होते हैं, तो इसमें आपके 3 बॉक्सेस ज्यादा हैं। आपने पॉइंटर्स बनाने हैं और आपने मेन आइडियाज बनाने हैं कि आप फेवर में हो, यहाँ फॉर का मतलब है फेवर, या आप द गिवन थीम, गिवन थीम मतलब टॉपिक ऊपर, इस टॉपिक के फेवर में लिख रहे हो या इस टॉपिक के अगेंस्ट लिख रहे हो, वो आपने पॉइंट्स अपने राइट हैंड साइड पे बनाने हैं। एंड नंबर 2 उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए, आर्ग्यू फॉर और अगेंस्ट, यानी कि फेवर में या अगेंस्ट में अपने बात को आप आर्ग्यू करो ऑफ द गिवन थीम, यानी कि टॉपिक के 150 वर्ड्स आपने लिखने हैं और आपको इस स्टेप के 20 मार्क्स मिलेंगे। ऊपर वाले स्टेप के अगेन वही 10 मार्क्स हैं। अब हम देखते हैं कि हमने इसमें 10 बॉक्सेस फिलअप करने, इसको भी हम अगेन ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट हाफ है जिसके अंदर ये आपका स्क्रॉल डाउन हो सकता है, इसमें 10 बॉक्सेस हैं। उधर अभी हमने किया था ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिसमें हमने टॉपिक को अपने ओन वर्ड्स में लिखना था, याद है ना अभी क्या था। अब इसमें भी वो मांग रहे हैं जो मेन आइडिया जहां लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने टॉपिक को अपने ओन वर्ड्स में यहाँ लिखना है। पहला बॉक्स तो ये फिल करोगे कि मेन आइडिया क्या है जिसके ऊपर लिखने वाले हो। हमने तो दे दिया है, लेकिन वी वांट टू ट्रांसलेट और पैराफ्रेज इट इन योर ओन वर्ड्स। आप यहाँ लिखो ताकि वो जगह जगह ना स्टेप बाय स्टेप हमारी अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे, कॉम्प्रीहेंशन चेक करेंगे, कॉम्पोजिशन चेक करेंगे, क्या समझा है क्या लिखा है। तो अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएशन वो जगह जगह स्टेप बाय स्टेप हमारी चेक करेंगे। इधर हमने पहले लिख दिया जो भी हमारी समझ में आया कि जी टॉपिक हमारा ये है। मैक्सिमम करते हैं कि हम वहां से वर्ड्स ना उठाएं, तो हम जब करेंगे प्रैक्टिस तो देखेंगे। फिर अब आया मेन आइडिया 1, यानी कि पीछे भी हमने कॉज और इफेक्ट 1 लिखा था, यहाँ हमारा मेन आइडिया 1 है। ये हमारा पहला बॉडी पैराग्राफ होगा कि पहले बॉडी पैराग्राफ के अंदर ऐसा कौन सा मेन आइडिया है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कल हमने लिखे थे ना, और मैंने कहा था कि बच्चे सीक्वेंस माइंड में रखना कि अगर हमारी जो वो मशीनरी खराब है और हमारे अनट्रेन्ड स्टाफ है, तो आप समझते हो कि अनट्रेन्ड स्टाफ कम रीजन है एज कंपेयर टू पुरानी मशीनरी, तो पुरानी मशीनरी ऊपर आएगी और अनट्रेन्ड स्टाफ बेशक आएगा मगर वो नीचे आएगा। तो मेन आइडिया 1 के बाद ये जो आइडिया 1 है वो भी हमने सोच समझ के यहाँ बनाना है कि जो मुझे लग रहा है कि मेरा इंपॉर्टेंट तरीन हो सकता है। बट जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं
तो आइडियाज आपने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, लिखने के बाद आपको फील आ रही है कि जो आपने सेकेंडरी आइडियाज बनाए हैं वो 3 के ज्यादा अच्छे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, या 2 के ज्यादा अच्छे हैं, तो उसको कट पेस्ट करके आप 1 के ऊपर लिख लो और 1 को 2 के ऊपर ले आओ। उस वक्त आप ये चीज कर सकते हो, क्योंकि अभी अगेन ये समझो कि आपका रफ ड्राफ्ट है, ये आपके लिए, अभी एग्जामिनर को तो नहीं ना दिया, तो थोड़ी पता चलेगा कि आपने ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया, क्योंकि लिखते लिखते आपको खुद ही फील आ रही है कि जो मैंने बाय चांस नंबर 1 पे लिख दिया था, क्योंकि वो पहला बॉक्स था, तो लेकिन ये नंबर 1 के लिए फिट नहीं है, इससे बेहतर तो मेरा दूसरा आइडिया या तीसरा आइडिया, उसको मैं ऊपर ले आता हूँ और दूसरे को स्वैप कर लेता हूँ। क्लियर है इधर तक? ओके। ऐसा नहीं है कि बस 1 पे लिख लिया है तो कमजोर से ही अपना ऐसे स्टार्ट करोगे, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग नेगेटिव। अच्छा, मेन आइडिया आपने आइडिया 1 लिखा, अब आइडिया 1 का आपने सेकेंडरी आइडिया लिखना है। जैसे कल मैंने आप लोगों को कहा था कि मेन आइडिया लिखोगे, ओल्ड मशीनरी है, अब ओल्ड मशीनरी तो है, अब मैं आपसे पूछूंगी बेटा ओल्ड मशीनरी में क्या ऐसा है, या मशीनरी खराब है, तो मशीनरी खराब इज द मेन थिंग, यस, लेकिन उसके अंदर कोई निटी ग्रिटी भी तो, कि भाई उसके व्हील्स नहीं चल रहे हैं, हैंडल्स टूट गए हैं, या क्या है, तो वो समझो कि आपने एक आइडिया दे दिया है, उसके बाद अब आपने सेकेंडरी आइडिया अपना यहां देना है। सेकेंडरी आइडिया 1 आप यहां लिखोगे, सब आइडिया या सेकेंडरी आइडिया सेम चीज होती है, और फिर सब आइडिया या सब पॉइंटर उसी का फर्स्ट पैराग्राफ का आप ये 3 बॉक्सेस फिल करोगे तो आपका एक पैराग्राफ का जो मटेरियल है वो क्रिएट किया है अभी आपने। फिर हम आते हैं सेकंड पैराग्राफ के ऊपर जो आपका आइडिया 2 है। अब सेकंड बॉडी पैराग्राफ के अंदर आपने क्या लिखना है, अपनी मर्जी से हम नंबर ऑफ पैराग्राफ्स कम ज्यादा नहीं कर सकते, उन्होंने हमसे 3 बॉडी पैराग्राफ मांगे हैं, हमने 3 बॉडी पैराग्राफ, स्टार्टिंग में हमने कंक्लूडिंग पैराग्राफ बनाना है और एंड में हमने जो है वो सॉरी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाने हैं और एंड में हमने कंक्लूडिंग पैराग्राफ बनाना है, तो टोटल 5 पैराग्राफ हमने बनाने हैं वेदर वी लाइक इट और नॉट। सेकेंड मेरा बॉडी पैराग्राफ क्या होने वाला है, उसका XYZ मेरा आइडिया हो गया मेन, अब उसका सेकेंडरी आइडिया क्या होएगा वो यहाँ लिखा, फिर उसका दूसरा सेकेंडरी आइडिया क्या होगा यहाँ लिखा, अब ये तीनों बॉक्सेस फिल किए तो मेरा बॉडी पैराग्राफ 2 भी कवर हो गया। सेम इज द केस विद पैराग्राफ 3, यानी कि आइडिया तीसरा बनाया बॉडी पैराग्राफ होगा, इसका सेकेंडरी आइडिया बनाया और उसका दोबारा से एक सेकेंडरी आइडिया 2 बनाया, तो ये अब हमने तीसरा बॉक्स भी फिल कर लिया है, तो मेरे तीनों बॉडी पैराग्राफ्स का मटेरियल मेरे पास आ गया है। इधर तक क्लियर है? अब अगर स्क्रॉल डाउन करना भी चाहो तो उन्होंने कोई चौथा बॉडी पैराग्राफ नहीं दिया हुआ हमें, मगर हमें 3 दिए हुए तो हमने 3 ही बनाने, ये नहीं मेरे माइंड में नहीं आ रहा बस मैं तो 2 ही बना के आ गया। माइंड में रखना कि नंबर ऑफ मार्क्स आपको काफी कम मिलेंगे क्योंकि हमने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की। फिर इधर आपका वो ऐसे वाला बॉक्स है कि इधर अब आपने अपना ऐसे लिखना शुरू कर देना और राइट हैंड साइड पे आपके नंबर ऑफ वर्ड्स आते चले जाएंगे, ये 150 को माइंड में रखना है आपने, ठीक है। लेकिन ये बात मेरी आज की याद रखना, फिर आगे भी मैं बार बार याद कि इधर जैसे ही नंबर ऑफ वर्ड्स 150 हुए, चलो जी मेरा ऐसे कंप्लीट और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये देखना है कि मैंने कंक्लूडिंग पैराग्राफ तक पहुंचा हूं या मेरा अभी थर्ड बॉडी पैराग्राफ ही चल रहा था और मैं 150 वर्ड्स मेरे हो गए, कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी नहीं लिखा और थर्ड बॉडी पैराग्राफ भी कंप्लीट नहीं हुआ, वही 150 वर्ड्स हो गए तो यू कांट जंप, तो फिर आप इनकम्प्लीट ऐसे उनको दे रहे हो, तो वो 150 करती उसके तो शायद मार्क्स दे देंगे, लेकिन कंप्लीट ऐसे नहीं लिख के दिया, 5 पैराग्राफ नहीं लिख के दिया, उसके मार्क्स नहीं देंगे और उसके मार्क्स ज्यादा कटेंगे। तो प्लीज ये आपकी सहूलत के लिए है कि ताकि बच्चों को बोलने ना पड़े, लेकिन इसलिए नहीं है कि बस उसी पे नजर रखनी है, जैसे ही 150 वर्ड्स हुए, जैसे हम नहीं कहते अजान के लिए वेट कर रहे होते, जैसे ही अजान हुआ रोजा खोल लिया हमने, तो वो चीज नहीं करनी, ध्यान देना है कि ये अजान ही हो रही थी या खुदा ना खासा किसी की फौतगी की अनाउंसमेंट जो है वो मस्जिद में हो रही थी कि मौलवी साहब की आवाज आई और हमने रोजा खोल लिया। So you need to keep your ears and eyes rather than ears, eyes and brain open when you're doing your paper. ठीक है? Common sense वो समझ रहे हैं कि हम में होगा। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये बात भी? गुड है। ये छोटी छोटी चीजें होती है बच्चे जो हम माइंड में नहीं रख रहे होते ना, या इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते, या हमें फील आती है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्हीं छोटी छोटी वजह की वजूहत की वजह से एक्यूमुलेट होकर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते। हम बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर ज्यादा काम कर लेते हैं, छोटी पे नहीं करते, ये सोचकर कि शायद चेक ना हो, वो एक फुल स्टॉप और एक कॉमा भी चेक करेंगे भी। अच्छा, द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14,
पढ़िएगा जरा क्या है। अच्छा, ये जो वाला क्वेश्चन नंबर 14 है ना, ये आपको दो तरीकों से वो दे सकते हैं। तो वो सीधा सीधा टॉपिक दे देंगे, इसके ऊपर लेटर लिख दो, ईमेल लिख दो, या मेमो लिख दो, कोई एक चीज देते हैं वो। या वो आपको ये वाला क्वेश्चन देते हैं कि जिसमें एक बना बनाया लेटर या बनी बनाई ईमेल या बना बनाया मेमो या बना बनाया सर्कुलर या बनी बनाई मेमो रिपोर्ट, वो आपको यहाँ प्रोवाइड कर, और आपको इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि एनालाइज द फॉलोइंग लेटर ईमेल या व्हाटएवर, लिस्ट डाउन 5 वीकनेसेस, सिर्फ 5 मांगी है प्लीज, तो 5 ही देनी है, एंड रीड्राफ्ट इट। पहले इस बने बनाए जो हमने आपको लेटर प्रोवाइड किया है उसमें से 5 वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करो, नीचे हमने बॉक्स दिया हुआ है उसके अंदर आइडेंटिफाई को, ये 2 बॉक्सेस दिए इस क्वेश्चन के लिए उन्होंने। यहाँ इस बॉक्स के अंदर हमने 5 वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है। अब वो आप इस तरह भी कर सकते हो, यहाँ लिखी, फिर आप एंटर दबाओ, सेकंड लिखी, फिर एंटर दबाओ, 3 लिखी, सॉरी, और फिर एंटर दबाओ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह कर सकते हो अपने आपने, और कैसे करेंगे वो हम जब इस पहुंचेंगे तो हम देखेंगे। ये वाला जो बॉक्स उन्होंने दिया हुआ है रीड्राफ्ट का, वो अब उन्होंने कहा है कि आपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर लिया, जो हमने बना बनाया आपको लेटर दिया था, हमने जान के उसमें वीकनेसेस और गलतियां डाली थी। अब आप उसी लेटर को माइंड में रखते हुए या ईमेल को माइंड में रखते हुए उसको दोबारा से लिखो, और वो गलतियां ना डालो जो खुद ने आइडेंटिफाई की हैं, और उसको बेहतर। हमने तो आपको गलतियां भरा दिया था, वीकनेसेस भरा दिया था, वो आपने 5 आइडेंटिफाई कर ली, क्या पता ज्यादा भी हो। तो अब आपने उसको पढ़ लिया है, आइडेंटिफाई भी कर लिया है कि ये कमजोरियां, ये वीकनेसेस हैं, स्ट्रेंथ नहीं है, गलत टोन इस्तेमाल हुई भी थी, और सीक्वेंस गलत था, जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ शायद दिया हुआ ही नहीं था, एंडिंग नहीं दी हुई थी, फॉर्मेट की गलती थी, व्हाटएवर जो भी हम आइडेंटिफाई करते हैं तो करनी है, और बेहतर तौर पर एक लेटर लिखना है हमने यहाँ। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर ये वाला आता है तो हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, इसमें आप समझो कि आपको 25 मिनट्स या 30 मिनट्स इसमें लग जाएंगे। जब हम पेपर के प्रैक्टिस के करीब करीब आ रहे होंगे ना, तो मैं आपको डिवीजन ऑफ अप्रोक्सीमेट डिवीजन ऑफ टाइम भी बता दूंगी कि इस क्वेश्चन को इससे देना चाहिए, क्योंकि अगर देंगे तो बाकी क्वेश्चन आपके कॉम्प्रोमाइज होंगे, क्योंकि ये जितने मिनट्स अगर मैं अप्रोक्सीमेट बताऊंगी तो उसमें आराम से डुएबल होता है, और हम यहाँ भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आइडिया होगा कि हाँ वाकई ये इन मिनट्स के अंदर हमने प्रैक्टिस करने के बाद हम करना शुरू हो गए। शुरू शुरू में टाइम लगेगा, 40-45 मिनट लग जाते हैं एक लेटर लिखने में भी शुरू शुरू में, लेकिन खिसका खिसका के हम 5 मिनट्स में ले आते हैं और बच्चे कर भी लेते हैं, क्योंकि ये डुएबल है। इसीलिए उन्होंने इतने क्वेश्चन दिए हैं और 2 घंटे दिए हैं, तो उन्होंने भी माइंड में डिवीजन ऑफ मिनट्स रखे हुए हैं कि अप्रोक्सीमेटली कॉमन सेंस यूज करके बच्चे और टीचर्स भी बताएंगे कि इतने डिवीजन करनी है। ये नहीं है कि एक क्वेश्चन को 1 घंटा दे दो और बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए सिर्फ 1 घंटा देते हैं। वो वाला कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं कर सकते जो हमारा बोर्ड का है, कि पहले क्वेश्चंस के ऊपर शीटें भर दो और एंड वाले क्वेश्चन के ऊपर जो है ना डॉक्टरों की तरह लिख रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा पेपर खींचे जा रहा हो, ये नहीं करना। इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी है हमने, कि हमने ब्रीफली लिखना है, इसको इतना टाइम देना है, इसको इतना टाइम देना है। जब हम 2 3 4 शीटें भर लेते तो फिर घड़ी देखते तो याद आता 3 घंटे में से 1.5 घंटा या सवा घंटा तो एक क्वेश्चन को दे दिया, क्वेश्चन इतने टाइम में करना पड़ेगा, तो वो यहाँ हम गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, अब या तो बेटा वो ये वाला क्वेश्चन देते हैं जो आप सेकंड अपना खोलोगे सैंपल पेपर, तो उस वाले में क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने एक आपको नॉर्मल सा टॉपिक दिया हुआ है कि आपने जो हो ना लेटर जो है वो लिखना है किसी को, तो वो इस तरह का भी टॉपिक आपको आ सकता है, और बनाया भी एक आपको आ सकता है जिसमें से आपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है। ब्रैकेट में देख रहे हो ये क्या लिखा है, फॉर्मेट कैरीज मार्क्स। तो बच्चों को ये माइंड में होना चाहिए कि टीचर्स या इंस्टीट्यूशन नहीं कह रहा, ये आईकैप ही कह रहा है कि फॉर्मेट के हम मार्क्स देते हैं और काटते हैं। तो जब अगर हम फॉर्मेट डेट लिख रहे हैं, एड्रेस लिख रहे हैं, नीचे डियर सर मैडम वगैरह या क्लोजिंग कर रहे हैं, तो उसको बेध्यानी से नहीं करना कि मेरा बॉडी मैटर अच्छा हो गया ऊपर और नीचे की खैर है। वो खुद कह रहे हैं कि हम मार्क्स काटेंगे या देंगे, इट कैरीज मार्क्स, तो उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी कि हम बॉडी मैटर को दे रहे हैं। तो इस वजह से प्लीज जब यहाँ आप लोग लिखना शुरू करोगे, प्रैक्टिस करोगे, इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी मेरी तरफ से और बुक की तरफ से भी आपको, तो वो फॉलो करनी है। इट्स नॉट दैट कि
एक से दो दफा चलो गलती हो जाती है, लेकिन वो मल्टीपल टाइम्स पे अगर वो गलतियां हो रही है तो इसका मतलब है कि आप फिर एज ए स्टूडेंट उस चीज को ध्यान में नहीं ला रहे हो। यदि बार बार वही गलती हो रही है, डेट की गलती हो रही है, तो उसका मतलब है कि अगर आइडेंटिफाई किया जा रहा है टीचर की तरफ से कि डेट की गलती है या ड्रेस की गलती है, तो इट मीन्स यू नीड टू दैट मैटर कि मेरे से बार बार गलती हो रही है और फॉर्मेट मार्क्स भी कैरी कर रहा है, तो मुझे उसकी को फोकसली देखना है। इधर तक क्लियर है पेपर? हाँ जी जी। नहीं 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 नहीं, पूरे लेटर को, पूरे लेटर को। अच्छा अभी एक ये लेटर पढ़ते हैं हम, चलो अभी हमारे पास टाइम है, देखते हैं कि ये लेटर किस चीज के बारे में है ना, वो टाइप ऑफ लेटर इट इज, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, रिक्वेस्ट है, रिग्रेट है, कंप्लेन लेटर है, कंडोलेंस लेटर है, व्हाटएवर। चलो अभी पढ़ो तो सी ना। सॉरी, है किधर गया? आ गया, घूम गया। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स में बेटा 1 मिनट में आपका मैसेज देखती हूँ, वो चैट ओपन करती हूँ ना तो स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, बच्चे इस वक्त जरा लेटर पढ़ रहे हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके डन। पीछे वाले बच्चे भी। ओके और माइंडेड के उन्होंने 5 वीकनेसेस मांगी हैं, नॉट एरर्स। उस वीकनेसेस में एरर्स हो सकते हैं बट नॉट ओनली मिस्टेक्स और एरर्स। वीकनेसेस मांगी है कि टोन गलत हो गई, स्टाइल गलत हो गया, जो मैसेज कन्वे करने का तरीका था, अगर फॉर्मल है तो बहुत इनफॉर्मल तरीके से उसने मैसेज को कन्वे किया है, और अगर अमीर है दोस्त को लिख रहा है इनफॉर्मल लेटर है तो बहुत ही ज्यादा फॉर्मल होके बात कर रहा है, तो वो उसकी टोन सही नहीं है, तो वो वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी है अलोंग विद अ फ्यू ग्रामेटिकल और अदरवाइज अगर आपको नजर आती है तो। लेकिन सिर्फ ग्रामर की मिस्टेक्स या सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक नहीं देखनी कि वर्ड आगे पीछे हो लिख दिया। मैं बताते हैं, मैनेजमेंट एनुअल डिनर इनविटेशन फॉर्मल है। ओके हाँ जी, फॉर्मल है इनफॉर्मल है? पीछे बच्चे। ओके एंड इज इट रिक्वेस्ट लेटर, कंप्लेन लेटर? गुड हो गया, इनविटेशन, सॉरी इनविटेशन। तो ये चीजें आइडेंटिफाई करना पहले जरूरी है, खुद लिखने से पहले। हमें पता होगा कि ये इनविटेशन लेटर है, तो हमारा वो माइंडसेट और आइडियाज क्रिएट करने में वही होगा ना कि हम इनवाइट करें किसी को, तो फिर सोचेंगे कि जब भी किसी को इनवाइट किया जाता है तो थोड़ा सा पोलाइट होने की जरूरत होती है, उनको इम्पोर्टेंस देने की जरूरत होती है। यहाँ वो जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो रही कि आप किसी को दावत जब दे रहे होते हो तो उसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देते हो, तो वो यहाँ इंपॉर्टेंस शो नहीं हो रही, रादर देन कुछ बातें तो नेगेटिव में ही जा रही हैं कि रिसीवर की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो हमने माइंडसेट करना होता है कि कौन सा टाइप है, कंप्लेन है तो रिक्वेस्ट है तो किस तरह की टोन और वर्ड्स हमने यूज करने हैं, तो आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी पर फिर हम लिख पाते हैं। अपने वर्ड्स में लिखना है। आप समझो कि फॉर एग्जांपल यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो पहली गलती है वो तो डेट की है, डेट गलत डली हुई है। तो ये एज इट इज हमने जब अपना लेटर लिख रहे होंगे तो हम सही तरीके से डेट लिखकर फिर अपना लेटर स्टार्ट करेंगे, और कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम हम अपने ओन वर्ड्स में लिखें, यहाँ कम से कम यूज करें। अब प्रॉपर नाउन जैसे ये है, एक बुक का नाम है बियॉन्ड कल्चरल बाउंड्रीज, इस बुक को नाम को हम चेंज नहीं कर सकते, वो हम एज इट इज ही उठाएंगे। कौन से सन में पब्लिश हुई थी वो भी हम नहीं चेंज कर सकते, वो भी हम एज इट इज उठाएंगे। ठीक है, मैनेजमेंट सोसाइटी एनुअल डिनर हमारा है, वो भी आपका प्रॉपर नाउन है, उसको भी हम एज इट इज ही उठाएंगे। क्राइसिस, ज्यादा से ज्यादा हम इसको जो है ना वो मैनेजमेंट एनुअल डिनर कर सकते हैं अगर सोसाइटी को बीच में से निकाल भी दें।
क्राइसिस मैनेजमेंट को जो एक डिपार्टमेंट है और कराची है, ये भी प्रॉपर नाउन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो सर्टेन चीजें जो हमारी प्रॉपर नाउन्स हैं वो हम एज इट इज ही लेंगे, लेकिन ओवरऑल हमने अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। लेकिन थीम वही रहे कि मैं लिखने वाला हूँ, लिख रहा हूँ इनवाइट करने के लिए, फलाने ओकेजन पे बुलाने के लिए, फलाने टाइम के ऊपर, और साथ में मैंने इंफॉर्मेशन देनी है कि जी डिनर भी होगा और आपकी स्पीच का टाइम फलाने से फलाना टाइम तक भी होगा। वो चीज सेम वही रहेगी। ये नहीं अपनी तरफ से कोई इनविटेशन लेटर बना दो कि जी मैं अपने भाई की शादी पे आपको बुला रहा हूँ तो आप आ जाइएगा, हम बड़े खुश होंगे, और ये वो। थीम वही रहेगी कि आप किसी स्पीकर को ही बुला रहे हो, फलानी जगह पे ही बुला रहे हो, फलाने टाइम पे ही बुला रहे हो, लेकिन आपने जो अंदर उसकी वीकनेसेस हैं वो आपने माइनस करके अपना एक स्ट्रेंथ वाला जो है वो पीस ऑफ डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। थीम को हम चेंज, क्लियर है ना? ओके। ये वाला हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये वाला प्रैक्टिस में करेंगे, आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि इसमें से वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करो। पहली तो ये गड़बड़ जो है वो डेट की आ गई एक। ओके। इधर तक क्लियर? गुड। ऑनलाइन मैम यहाँ पे मैंने ये पूछना था कि ये जो हम पैराग्राफ लिखते हैं उसमें तो उन्होंने कहा हुआ है ना कि 150 वर्ड्स लिखें, तो ऊपर आइडियाज जो है उसमें भी उन्होंने साइड पे लिमिटेशन दी है, तो उसमें भी हम लिमिट के साथ लिखेंगे या वो नहीं जो नहीं है? नहीं, उसमें उसमें लिमिट की कोई कोई कैद नहीं है। ये अब इन्होंने नया वाला जो निकाला ना पेपर, उसमें उन्होंने बॉक्सेस में भी मेरे ख्याल से वर्ड्स डाल दिए, पहले वाले में नहीं थे। वाला सिंपल सा बॉक्स होता था, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं थी। मैं वापस लेके आती हूँ बॉक्स वाले पे। क्वेश्चन अच्छा है, गुड। ये वो इसकी बात करी है कि यहाँ भी उन्होंने नंबर ऑफ वर्ड्स दिए हैं ना, तो इधर तो कोई लिमिटेशन नहीं है कि जी हमने 10 वर्ड्स लिखने हैं या 20 वर्ड्स लिखने हैं। इधर कोई लिमिटेशन नहीं है, हमने मिनिमम वर्ड्स लिखने हैं, बस हमने माइंड में ही रखना है कि आइडियाज बना रहे हैं हम, यहाँ पूरे पूरे जुमले नहीं। ठीक है, बस कोशिश हमारी ये होनी चाहिए, लिमिटेशन कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर 6 वर्ड्स लिख दिए तो यहाँ सिर्फ 4 ही आने थे, यहाँ आपने 4 लिख दिया तो इधर 5 आने थे। मिनिमम करके लिखना है, दैट कैन बी 2 3 4 5 वर्ड्स। कभी कभी एक वर्ड भी हो जाता है कि जैसे क्लाइमेट चेंज का कॉज क्या हो सकता है, तो एक कॉज हो सकता है डिफॉरेस्टेशन। बस आगे पीछे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि कैन बी और इज वन ऑफ द कॉजेज और ये वो। बस डिफॉरेस्टेशन एक कॉज है, उसका इफेक्ट क्या होता है वो लिख दिया। तो 1 वर्ड से भी चल सकता है काम, कभी 3 या 4 वर्ड्स भी आपको जरा थोड़ा सा सेंस बनाने के लिए डालने पड़ते हैं। तो पूरा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस विद पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, कैपिटलाइजेशन, ये कुछ नहीं करना है इधर आइडियाज के अंदर। वो हमने सारी जो सही वो पॉइंट है या स्ट्रक्चर है वो एसेज के अंदर करना है, ऐसे वाले बॉक्स के अंदर। जी थोड़ा सा वो हुआ, कुछ समझ में आया? जो थोड़ी बहुत ही अगर पेपर को लेकर कंफ्यूजन थी तो मुझे आप कोई एक बच्चा रिमाइंड करा दीजिएगा विद बैच 24 का नाम लिखकर कि मिस ये लिंक शेयर कर दें। तो मेरे पास अगर वो वीडियो बनी हुई हुई जिसमें मैंने बताया था, क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो आई विल शेयर दैट विद यू। अब ये देख रहे हो इधर, ये जो माउस है इधर, तो शायद येलो कलर नजर नहीं आ रहा। जब आपका डाउनलोड हो जाएगा पेपर आपके सिस्टम में, तो डाउनलोड में जाके आपने देखना होगा। ये अब डाउनलोड हो गया, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ है। कंप्यूटर से नो हाउ है सब बच्चों को, सबको है ना? तो जब डाउनलोड करोगे, तो अगर तो आपका इस तरह का येलो नहीं बन के आ रहा है असेसमेंट का, और कुछ अजीब सा इस तरह का आइकन आ रहा है, ये देख रहे हो इधर एक फाइल सी है, तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम जो है उसके पास उसमें वो सॉफ्टवेयर नहीं है कि जो आप ओपन कर सके। ये मेरे सिस्टम में भी यही प्रॉब्लम है कि मैं जब जब डाउनलोड करती हूँ, बहुत दफा कोशिश की है, तो वो ओपन ही नहीं होता। उसको क्लिक करोगे तो वो आपका कह देगा जी फाइल कैन नॉट बी फाउंड और समथिंग लाइक दैट मैसेज आ जाएगा। तो ये ऑरेंज या येलो आइकन आएगा तो इसका मतलब है कि सक्सेसफुली आपका ये डाउनलोड हो हुआ है और ओपन भी हो सकता है। तो अगर हमारे सिस्टम में नहीं हो रहा, इसका मतलब है फिर हमें किसी और सिस्टम में उसको डाउनलोड करना। सेल फोन में तो ही नहीं कीजिएगा, ओपन नहीं होगा, डेटा इधर उधर हो जाएगा। सो नो गारंटीज कि आपका कुछ मसला इधर उधर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। कुछ इस तरह की फाइल बन के आ जाएगी, कुछ इस तरह की आ जाएगी, और क्लिक करोगे ना तो वो मैसेज आपको दे देगा। तो इट शुड बी येलो और ऑरेंज काइंड ऑफ। ओके जी। ओके। हम
वो पूछ रही है, एक सेकेंड। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गूगल के ऊपर जाके यू नीड आई कैप, आई हैव माई बुक नहीं, ये जो पहली आपकी खुलती है ना, रादर ये वाली पीआरसी की, इसको आपने क्लिक करना है, यहाँ मॉडल पेपर्स। मैं डाउनलोड नहीं करूंगी क्योंकि डाउनलोड ऑलरेडी हुई हुई है और उसमें बहुत टाइम लगता है। कुछ इस तरह का पेज आपका खुलेगा। उसके बाद आपने नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करना है, मॉडल पेपर्स नजर आ रहा है, मॉडल पेपर्स पे जाना है। अब इस पे मत जाना कि ये हमारा सब्जेक्ट है, इस पे बुक मिलेगी आपको, हमने मॉडल पेपर्स पे जाना है जिसका हम नाम पे रहना है। फिर आपका मॉडल पेपर्स जो है वो इसको क्लिक करोगे, वो आप डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो मैंने इसको ट्राई किया था, आई थिंक मोबाइल फोन में हो रहा, लैपटॉप मोबाइल में तो होगा ही नहीं बच्चे। पहले तो ये पूछता था कि डाउनलोड करने की नहीं करना, आप पूछ ही नहीं रहा। नहीं, ये ओपन होना चाहिए ना वो। पहले इट यूज टू आस्क वेयर डू यू वांट टू सेव इट। अब ये इस तरह समझो कि आपका कहीं ना कहीं सेव हो रहा है। ये अभी मैं इसको पॉज कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका जब डाउनलोड हो जाएगा, ये आपकी होती है जिप फाइल। आइडिया है ना जिप फाइल्स का? ये इस तरह के स्टैकेबल बॉक्सेस का आइकॉन वाला होता है। इसको जब आप जाके देखोगे, डाउनलोड पे देखते हो, तो मैंने अभी इसको एंड कर दिया है। तो आपने राइट क्लिक करना है इस फाइल को और आपने एक्सट्रैक्ट हेयर को क्लिक करना है। तो वो आपका जो है ना, समझो कि बक्से में से सारी आपकी फाइलें निकल जाएंगी। उस वक्त फिर 2-1 मिनट बाद, डिपेंड करता है आपका सिस्टम कितना फास्ट और स्लो है, कभी सेकंड्स भी लगते हैं। उसके बाद आपका जो है वो येलो आइकॉन वाला जो है वो फाइल असेसमेंट के नाम से, नाम उसका असेसमेंट ही होगा। तो एज इट इज ही उसमें आपको नहीं मिलेगी कि वो फाइल में, इधर में ख्याल से हमने ये देखो, जैसे ये वाली है ना फाइल्स, इस तरह की हम राइट क्लिक करते हैं, ये बॉक्सेस बनकर डाउनलोड हो जाएगा और उसका नाम होगा आपका मॉडल पेपर्स के नाम से। अब राइट क्लिक करोगे तो यहाँ आपने एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। तो उसमें बक्सा समझो अनलॉक हो जाएगा और उसमें से जितनी फाइल्स है वो आपकी यहाँ आ जाएंगी। और उसमें फिर वो एक येलो आइकन वाली फाइल होगी असेसमेंट के नाम से, तो हमारा ओपन हो सकता है। वरना अगर कोई और कलर का आइकन बना हुआ है लेकिन असेसमेंट लिखा हुआ है तो वो ओपन नहीं होगा, सिस्टम में भी नहीं होगा। लैप उसमें सेलफोन में तो होगा ही नहीं, क्योंकि अभी तक मेरा नहीं ख्याल को ऐसे सेलफोन आए हैं। हाँ, वो होगा करप्ट फाइल्स का कोई ना कोई मैसेज आएगा, तो उसमें सेलफोन में तो डाउनलोड भी नहीं करो प्लीज। ये तो सबको रेकमेंड कर दो, मैंने शायद फर्स्ट क्लास में कहा भी था कि आपका जो है ना वो सेलफोन में जो है ना वो डेटा गड़बड़ हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है, या मैं दोबारा वीडियो बना के भी भेजूं, या समझ से गए हो गए, गूगल पे जाके लिखोगे तो आ जाएगा। एक दफा ट्राई तो करना ओवर द वीकेंड, नहीं होता तो डू लेट मी नो ऑन मंडे। चलिए, आज इसी के साथ हम एंड करते हैं। फिर अब नेक्स्ट वीक जो है वो कल शायद मैं ऑफ हूँ, but I'm not sure। किस चीज का? अच्छा, ओके, मैंने एंड किया था जी। अच्छा, कुछ बच्चों ने अगर अभी देर से हमें
तो 6 to 8 मेरा ख्याल से कोई एक 6 to 9 कोई एक शो है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई टिकट वगैरह नहीं है। अगर आप लोग जाना चाहते हो तो मेन कैंपस में फहीम बाजवा होते हैं, उनके साथ आपने कोऑर्डिनेट करना है। यहाँ से पिक करोगे और उधर ही आपको यहीं से ड्रॉप कर देंगे। जिन जिन बच्चों ने जाना है वो अभी नाम अपने लिखवा दो, और बाकी डिटेल्स वही। गर्ल्स में से बैच 22 और 23 के बच्चे यहाँ जा रही हैं, अगर इफ यू गाइज वांट टू गो। एनीवन बॉयज आ जाए बेटा, नाम लिखवा दो। मगर 4 o'clock आपको यहाँ पहुंचना है एज पर फहीम्स इंस्ट्रक्शंस। लेट हो गए तो फिर ऑब्वियसली जो जिस कन्वेंस से भी जा रहे हो तो वो फिर तो बस वगैरह वो तो निकल जाएगी। तो 4 बजे आप यहाँ पहुंच जाना, इस कैंपस या उस कैंपस, वो अब आप फहीम से पूछ लीजिएगा। गर्ल्स में से किसी ने नाम लिखवाना है या सबका हो गया? ओके चलो। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बेटा फहीम से कांटेक्ट कर सकते इफ यू गाइस वांट टू गो, इफ यू आर लाहौर बेस्ड स्टूडेंट। चलिए इंशाल्लाह अब मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। हो भी सकता है कि कल हो जाए।